स्टूडेंट्स, अब हम पीएच स्केल की बात करेंगे। ये पीएच स्केल होता क्या है? A universal indicator is used to identify acids and bases and to determine its strength. ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। पीएच स्केल जो है ये सब जगह मान्य होता है। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो इसको मान्यता प्राप्त है और ये एक प्रकार का स्केल होता है जिसका यूज़ हम एसिड्स को और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लेते हैं और स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 40। जो पीएच स्केल होता है इस पे डिफरेंट कलर होते हैं और उस पे रेंज लिखी हुई होती है और जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 से लेके 14 तक होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। पीएच वैल्यू शो द डिफरेंट कलर। अब जो पीएच स्केल का ये पिक्चर दिया गया है जिसमें बहुत सारी कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और जो पीएच स्केल है ये 3 पार्ट में डिवाइड है: एसिड, न्यूट्रल एंड एल्काइल। एल्काइल जो होते हैं उनको बेसी कहा जाता है और जो आप ये देख रहे हैं ये नंबर जो पीएच स्केल पर जो मार्किंग है वो 1 से लेके 14 तक है। 7 नंबर ये न्यूट्रल है। 7 से नीचे जितने भी जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ये सब एसिड्स होते हैं और ये एसिड भी हैं जो आपको 1 से लेके थर्ड नंबरिंग जो दिख रही है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जो भी सॉल्यूशन है और आप उसमें पीएच स्केल डालते हैं और उसका कलर यदि इन 3 कलर्स में से कोई सा भी आता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा सॉल्यूशन। और इसके बाद जब किसी भी सॉल्यूशन में आप पीएच स्केल डालते हैं और ये 4 से लेके 6 तक का जो भी कलर आएगा वो वीक एसिड कहलाएंगे। इसी तरह से 7 से जो अपर नंबर होते हैं 14 तक वो भी वीक एल्काइल यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में डिवाइड होते हैं। 8 से 8 to 10 तक के जो नंबर हैं ये आपके वीक 8 और जो 9 है ये वीक बेस होते हैं और जो 10 से लेके 14 के हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो 7 नंबर है ये जो कलर है 7 नंबर का ये न्यूट्रल होता है। ये ना ही एसिडिक होते हैं शो करता है और ना ही ये बेसिस शो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रल्स जो होते हैं वो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर ये कोई भी कलर नहीं देगा। न्यूट्रलाइजेशन। अब स्टूडेंट हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है? When acid solution is mixed with the base solution, both of them neutralize each other and form a third substance called salt. यदि जब हम एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के जो इफेक्ट होता है उसको ख़त्म कर देते हैं और एक नया सब्सटेंट बनाते हैं। थर्ड सब्सटेंट होता है जो जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और इस तरह की जो फिनोमेना है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि आप इसे डायग्राम से समझेंगे। जैसे एक बीकर में हमने एसिड ले रखा है और एक में बेस ले रखा है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो थर्ड सब्सटेंट फॉर्म हो गया सॉल्ट और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाएगा। 2 products are formed as a result of neutralization. अब जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट सॉल्ट, सेकेंड अ न्यूट्रल सॉल्यूशन और दूसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है।
some heat is always produced during न्यूट्रलाइजेशन। और जो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है तो उसमें हीट जरूर निकलती है। फर्स्ट, सॉल्ट फॉर्म्ड मे बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जो सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो एसिडिक भी हो सकता है नेचर में और बेसिक भी हो सकता है। सेकेंड, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। और जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक नेचर का होगा। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो कैसा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अब जैसे इसमें जो इक्वेशन जो दी गई है उससे समझाएंगे। जैसे बेस है और एसिड है, बेस और एसिड को हमने मिक्स किया तो हमने आपको भी जैसे ऊपर बताया दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। और थर्ड, और दोनों जब दोनों एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो हीट भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है, सॉल्ट फॉर्म होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है और इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस इक्वेशन से हम समझेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। HCl जो होता है वो एसिड होता है, को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ मिक्स करते हैं और NaOH क्या है? बेस है, तो उससे सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl जो कि सॉल्ट होता है जिसको हम घर में यूज करते हैं, एंड वाटर। और क्या बनेगा? वाटर फॉर्म होगा और जो वाटर है वो क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं ना ही वो एसिड होते हैं ना ही वो बेसिक नेचर के होते हैं और किसी भी सब्सटेंस में डालने पे कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अभी स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस जब दोनों मिक्स होते हैं तो ना ही एसिड अपना इफेक्ट दे पाता है ना ही बेसिस अपने इफेक्ट दे पाते हैं और क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि वो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में 2 तरह के सब्सटेंस बनते हैं, सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्यूशन, और हीट प्रोड्यूस होती है। अब हम ये न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस के जो इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिड्स एंड बेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड और जो बेस अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम इस टेबल से स्टडी करेंगे। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपना जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम इंडाइजेशन कहते हैं। अब इंडाइजेशन जब नहीं होता तो उससे उसके क्या क्या कारण बनते हैं, क्या इशू हो जाते हैं? अवर स्टमक प्रोसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहा जाता है टू डाइजेस्ट फूड। हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक एक्सेस एसिड कैन बिल्ड अप इन द स्टमक। जब हम ज़्यादा ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो हमारे स्टमक में से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? बनने लगता है अधिक मात्रा में। दिस कॉजेज पेन एंड इंडाइजेशन, जिसका कारण हमारे क्या होता है? पेट में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है और फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता
और उसमें कौन से अब जो हमारा जो स्टमक है उसमें कौन सा जो एसिड है वो प्रोड्यूस होता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस होता है उसका ही जो कारण है वो इंडाइजेशन का कारण बनता है। अब इसको किस तरह से हम प्रिकॉशन कर सकते हैं या इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंटासिड लाइक द milk of magnesia or baking soda which is a mild base is taken। अब क्योंकि जब हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। अब जो एंटा एसिड होते हैं, एंटा एसिड क्या होते हैं, ये एंटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो बेकिंग सोडा होते हैं इनमें क्या होता है, माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है। जब हम इनको लेते हैं तो ये उस एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब नेक्स्ट आंट बाइट, जो आपने देखा है हमारे घर में आंट निकलती हैं, वो जब हमें बाइट कर लेती हैं तो वहाँ पर हमारे स्किन पे इरिटेशन होता है और स्वेलिंग सी हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? When an ant bites a person, it injects an acidic liquid in the skin। जब कोई आंट किसी भी पर्सन को काट लेती है तो वो उसके स्किन में एक एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है, यानी कि उसको स्किन के अंदर छोड़ देती है। दिस कॉज पेन एंड स्किन इरिटेशन, जिससे क्या होता है, पेन होता है और स्किन में इरिटेशन होने लगता है। अब इससे कौन सा ये जो एंट जो होती है, जो एसिड जो स्किन के अंदर छोड़ती है, वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड के ही द्वारा हमारे स्किन में पेन होता है और स्किन में इरिटेशन पैदा होता है। अब चूंकि ये एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस से इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो रबिंग a mild base like the baking soda solution or calamine solution on the stung area of the skin। अब जहाँ पर जो एंट बाइट करती है वहाँ पर यदि हम बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन को रब कर देंगे स्किन पे तो उस एरिया में हमें क्या मिलेगा, रिलीफ पैदा होगा और इरिटेशन और जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मिक एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। थर्ड, सॉइल ट्रीटमेंट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। Sometimes excessive use of chemical fertilizers makes the soil too acidic। जब जो फार्मर्स होते हैं एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर मीन होता है खाद, तो उससे क्या हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। समटाइम द सॉइल कैन बी टू बेसिक इन नेचर, या फिर वो कैसी हो सकती है, सॉइल बेसिक नेचर की भी हो सकती है, क्योंकि यदि जो केमिकल फर्टिलाइजर यदि बेसिक नेचर का होगा तो वो बेसिक भी हो सकती है और एसिडिक भी हो सकती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, और यदि जो सॉइल ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो इस सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अब आपने देखा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं। इफ सॉइल इज टू एसिडिक, बेसिस लाइक क्विकलाइम और स्लैंग लाइम आर एडेड टू द सॉइल।
यदि सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है, यानी कि सॉइल एसिडिक है, तो हम उसमें बेसिस को ऐड करते हैं, जैसे क्विकलाइम और स्लैंकलाइम को ऐड करेंगे, तो जिससे कि सॉइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसी तरह से इफ इज टू एसिडिक बेसिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट इज एडेड टू द सॉइल। और यदि जो सॉइल है ज़्यादा एसिडिक और बेसिक नेचर की है, तो उसमें क्या करेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर कंपोस्ट जो होती है, खाद जो होती है, उसको मिलाते हैं, तो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। फोर्थ, फैक्ट्री वेस्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो फैक्ट्री में फॉर्म होते हैं, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेस्ट मैटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। वेस्ट जो फैक्ट्री में जो वेस्ट फॉर्म होता है, जो निकलता है, वो उसमें क्या होता है, बहुत सारा एसिड वो कंटेन करके रखता है। When this acid waste matter is deposited off, it can find its way into water bodies and is harmful to the aquatic life. और जब ये एसिडिक वेस्ट मैटर होता है, उसको जब डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो एक्वेटिक, उनको हार्म पहुंचाता है। और बहुत सारे प्लांट्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो एसिड जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसा वेस्ट फॉर्म होता है, एसिडिक जो वेस्ट है, वो एसिड उस वेस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अब चूँकि हमें मालूम है कि ये एसिड जब अधिक मात्रा में होता है, या एसिड वेस्ट के अंदर एसिड होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एसिडिक वेस्ट इज ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर। हम क्या कर सकते हैं, इस एसिडिक वेस्ट को बेस जो सब्सटेंस होते हैं उनके साथ मिला के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि एसिड को जब हम बेस के साथ मिलाएंगे, तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसका वो एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। और फिर इसको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, तो इससे जो एक्वेटिक की जो लाइफ है वो भी सेफ रहेगी।